सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने इतिहास का जो पहला पार्ट है इसके बारे में जानकारी ली थी। आज हम जो इतिहास का दूसरा पार्ट है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है इतिहास का, उसमें हम जो भारत का मध्यकालीन कालखंड है इसके बारे में जानकारी लेने वाले। तो इतिहास का जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से उपघटक पढ़ने वाले हैं वो पहले हम देखते हैं। पहला, पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण। दूसरा उपघटक है उत्तर की सुल्तानशाही, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तीसरा है विजयनगर का राज्य। चौथा है कृष्णदेवराय, इनके बारे में जानकारी लेंगे। पांचवा है बहमनी राज्य। छठा है महमूद गवान, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सातवां है मुगल सत्ता। तो ये 7 उपघटक हमें इस पाठ में पढ़ने। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। तो यहाँ पर ये पाठ दूसरा है। पाठ का नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। ठीक है। तो पहले तो शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं और बाद में पाठ की शुरुआत करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े राजा रह चुके हैं और शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम इस पूरी किताब में पूरी जानकारी लेने वाले। तो मध्ययुगीन इतिहास का जो कालखंड है इस पर छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके कार्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने छोटी उम्र में ही अपनी माँ से, जिजामाता से युद्ध कौशल्य सीखा था, राजनीति पढ़ी थी और लिखना पढ़ना भी उन्होंने सीखा था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने दोस्त बना लिए थे और इन्हीं दोस्तों की सहायता से उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की और बाद में कुछ समय के पश्चात शिवाजी महाराज का यह स्वराज्य पूरे भारत में फैल गया। तो जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी और एक एक राज्य जीतते जीतते शिवाजी महाराज उत्तर में अटक तक, दक्षिण में तंजावर तक, पूर्व में कटक तक और पश्चिम में रायगढ़, यहाँ तक जो दिल्ली का लाल किला है यहाँ तक का प्रदेश और उसके आगे पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान का जो अटक प्रदेश है, यहाँ तक का प्रदेश स्वराज्य में समाविष्ट हुआ था। तो ऐसे स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में हम इस पाठ में जानकारी लेंगे। इस पूरे किताब में हम उनके ऊपर जानकारी लेंगे। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ में हम छत्रपति शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राज सत्ताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राज सत्ताएं अस्तित्व में आई थी। तो इस पाठ दूसरा है, इसमें हम शिवाजी महाराज की स्वराज्य की स्थापना होने से पूर्व, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से पहले भारत में क्या स्थिति थी, भारत में कौन राज चला रहा था, कौन कौन राजा थे, इसके बारे में हम इस पाठ में जानकारी लेंगे। तो बात है 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कनौज और गुजरात तक का विस्तार किया था। तो 8वीं शताब्दी में हम बंगाल में, जैसे शिवाजी महाराज का स्वराज्य था, वैसे 8वीं शताब्दी में बंगाल में
पाल नाम का एक राजवंश था, राजा था। उन्होंने मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ और पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक विस्तार किया था। आगे उत्तर भारत में राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। राजपूतों ने चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्य सत्ताएं थी। बंगाल में अलग थी, उत्तर भारत में अलग अलग थी, दक्षिण में अलग थी, पूर्व में अलग। किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं थी पूरे भारत की, तो अनेक राजा भारत में हुआ करते थे। तो यहाँ पर उत्तर में राजपूत जो वंश थे, इन राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश, परमार वंश, ये दो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान, ये एक पराक्रमी शासक होके गया। तराई नामक युद्ध में उन्होंने प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन दूसरी बार जब युद्ध हुआ तराई का, तो इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, मतलब हार जीत होती रही। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। कर्नाटक के होयसड़ वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीता। तो यहाँ पर हम दक्षिण भारत के बारे में देख रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दो राज्य भारत के दक्षिण में आते। तो यहाँ पर राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, मतलब यहाँ पर चोल वंश था। जैसे उत्तर भारत में राजपूत वंश था, बंगाल में पाल वंश था, तो दक्षिण में चोल वंश है। तो यहाँ पर उन्होंने श्रीलंका, मालदीव और कर्नाटक का जो प्रदेश है ये उन्होंने जीता था। अब देखते हैं महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर देखो, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कनौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया। यानी महाराष्ट्र में उस समय राष्ट्रकूट वंश के जो गोविंद तृतीय उनकी सत्ता थी। उसके बाद आगे जाते हैं। शिलाहारों के 3 वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। पहला वंश कोकण में ठाणे और रायगढ़, और दूसरा वंश दक्षिण कोकण पर, तथा तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगांव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य करते थे। तो पूरे महाराष्ट्र पे राष्ट्रकूट सत्ता नहीं थी। तो ये 3 वंशों में 3 अलग अलग राजाओं में महाराष्ट्र की सत्ता बिखरी हुई थी। तो इसमें देखो 3 वंशों में पहला वंश जो था उनमें कोकण में ठाणे और रायगढ़ ये 2 जिला था। दूसरे वंश में दक्षिण कोकण, और तीसरे वंश में जो महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र है, जो जिले हैं कोल्हापुर, सातारा और सांगली, और जो बेलगाव है वो कर्नाटक राज्य में है अभी। तो उन जिलों पर उनकी हुकूमत थी। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज से पूर्व काल में के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती थी। यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया। तो शिवाजी महाराज से पूर्व में जो यादवों की सत्ता थी वो वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती थी, क्योंकि उसे रही सत्ता मानी जाती थी। धन दौलत पैसा उनके पास अधिक था। और यादव वंश का जो शासक था, राजा जो था, उसका नाम था भिल्लम पंचम। उसकी जो राजधानी थी वो है औरंगाबाद
शहर के समीप देवगिरी में उसकी राजधानी थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया था। आगे देखते हैं। यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि उस समय मराठी भाषा को अधिक प्रोत्साहन मिला। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभव पंथ और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ। तो यादवों का जो शासनकाल है वो महाराष्ट्र के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में अनेक परंपराएं शुरू हुई और उसकी वजह से महाराष्ट्र का वो सुवर्ण युग माना जाता है। इसमें मराठी भाषा विकसित हुई, मराठी साहित्य विकसित हुए। उसके बाद इसी कालखंड में महानुभव पंथ और वारकरी संप्रदाय का उदय हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वारकरी संप्रदाय यानी जो पंढरपुर में पालकी जाती है आळंदी और देहू से, और अन्य भागों से भी वहाँ पर 7 पालकियाँ पहुँच जाती है। पंढरपुर में जो विट्ठल मंदिर है, तो वहाँ पर जो लोग आळंदी, देहू, सासवड़, औरंगाबाद, यहाँ से जो लोग पालकियाँ लेकर जाते, तो उसमें वारकरी संप्रदाय के लोग होते। तो उसका जो उदय है वो यादव काल में हुआ था। तो आज हमने इस पाठ में ये जानकारी ली थी। अब उसका आधा भाग देखते आगे, जो इस पाठ का पहला टॉपिक है, पश्चिम उत्तर दिशा में आक्रमण। ये पन्ना नंबर 5 पर ही है। ठीक है। यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिम उत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। वहां की स्थानिक सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम और उत्तर, इन दो दिशाओं के बीच में, क्योंकि पूरा अगर हम उत्तर में जाए तो वहां पर हिमालय पर्वत है, और पूरा पश्चिम दिशा में आए तो वहां पर अरब सागर है। तो जैसे हमने छठी में पढ़ा था रेशम मार्ग, इसके बारे में जानकारी ली थी। तो हिमालय पर्वत और अरब सागर, इसके बीच वाला जो प्रदेश है वर्तमान पाकिस्तान में से होकर जाता था, वो रेशम मार्ग जो हमने पढ़ा था, वहाँ से भारत पर आक्रमण होते थे। तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट और यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी, फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिम उत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। तो पश्चिम उत्तर दिशा से मतलब पंजाब, राजस्थान, गुजरात में से होकर महाराष्ट्र में आने के लिए मार्ग था। इस बीच की कालावधि में मध्य पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। तो भारत के जो पश्चिम उत्तर दिशा में जो देश है पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, वैसे ही अगर हम और उत्तर पश्चिम की ओर जाए तो वहाँ पर अरब देश है। तो उन अरब देशों में जो सत्ताधीश थे राजा, उनको ऐसे लगा कि हमारा क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, इसलिए वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। मतलब वो अफगानिस्तान में से होकर, पाकिस्तान में से होकर भारत में आक्रमण करने के लिए पहुंचे। 8वीं शताब्दी में अरब सेनानी, तो अरब देश का जो सेनापति है, सेनानी मोहम्मद बिन कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दिया भारत को जीतने के लिए। सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। तो सिंध प्रांत में जो भारत का राजा था, दाहिर राजा, उसको हरा दिया मोहम्मद बिन कासिम, ये जो अरब का सेनानी था। इस आक्रमण के फलस्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। कालांतर में मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। पहले तो अरब सेनानी जो था मोहम्मद बिन कासिम, इसने पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और हमारे जो राजा थे सिंध के दाहिर राजा, इनको पराजित कर दिया और पहली बार अरब सेनानी भारत में
पहुंच गए। उसके बाद सिर्फ अरब ही नहीं, फिर तुर्कस्तान के राजा, फिर अफगानिस्तान का राजा, और बाद में मुगल ये जो सत्ताधीश था वो भी भारत में आए और उन्होंने भारत के राजाओं को हरा कर यहाँ पर सत्ता स्थापित की। इसके बाद देखते आगे। ईस्वी सन 11वीं शताब्दी में भारत पर, यहाँ देखते हैं, ईस्वी सन की 11वीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुंचे थे। तो पहले अरबों ने आक्रमण किया और फिर उसके बाद तुर्कस्तान जो देश है वहाँ के राजाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मतलब ये दूसरा राजा है जिसने भारत पर आक्रमण किया। गजनी का सुल्तान मोहम्मद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति अपने साथ ले गया। तो यहाँ पर जितने भी सत्ताधीशों ने आक्रमण किया वो एक ही उद्देश्य किया था कि भारत के पास जो संपत्ति है उसे लूटने के उद्देश्य से उन्होंने आक्रमण किया था। तो जो भारत की संपत्ति है वो अधिकतर मंदिरों में पाई जाती थी। तो लोगों ने जो परकीय आक्रमणकारी है इन्होंने भारत पर आक्रमण करके मंदिरों को लूटने का काम किया और वहाँ की संपत्ति चुरा कर लेके गए। इसमें मथुरा, वृंदावन, कनौज, सोमनाथ मंदिर, इसकी लूट उन्होंने की थी। तो इस प्रकार पश्चिमोत्तर दिशा से तुर्कस्तान, अरब, अफगानी और मुगल इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अब इसके बाद है दूसरा टॉपिक, उपघटक उत्तर की सुल्तानशाही। तो अभी हम थोड़ा सुल्तानशाही के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बात है 12वीं शताब्दी की, ईस्वी सन 1175, यानी 12वीं शताब्दी की शुरुआत, उसका उत्तरार्ध। तो ईस्वी सन 1175 और 1178 में, मतलब इन 3 सालों में, 75 से 76, 77 और 78, इन 3 सालों में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। भारत में कहाँ के थे ये? अफगानिस्तान। इससे पहले हमने क्या देखा? अरब का मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, वह अरब देश के थे। फिर उसके बाद तुर्कस्तान ने आक्रमण किया था, इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो शासक है मोहम्मद गोरी, इसने भारत पर आक्रमण किया और भारत का बहुत बड़ा प्रदेश जीत लिया और अपना प्रशासन चलाने के लिए शुरुआत की। पर मोहम्मद गोरी खुद नहीं चला रहा था, उसने प्रशासन चलाने के लिए भारत में एक आदमी की नियुक्ति की। उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी नियुक्ति की गई। अगला पन्ना। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो अफगानिस्तान का जो शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था 1175 से लेकर 1178 के बीच में, इन 3 सालों में उसने बहुत बड़ा प्रदेश जीत लिया और जीते हुए प्रदेश को चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया। पर ईस्वी सन 1206 में, यानी ये प्रदेश जीतने के कुछ सालों बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाना प्रारंभ किया। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के नाम से भारत में शासन चला रहा था। परंतु 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका फायदा उठाया। उसने क्या किया? मोहम्मद गोरी का जो प्रदेश है जो भारत में जीता हुआ, जो मोहम्मद गोरी के नाम से चलाने का काम कर रहा था, मतलब राजा था मोहम्मद गोरी पर चलाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। पर उसके मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को राजा घोषित कर दिया, मतलब खुद के नाम से उसने शासन चलाना प्रारंभ किया। ऐबक मूलतः एक गुलाम था, फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बन गया और इस प्रकार सुल्तानशाही शुरू हुई। परंतु वो ज़्यादा दिन तक रहा नहीं।
2006 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो वो करीबन 4 साल ही अपना राज्य कर पाया अपने नाम से। ठीक है, अब हम थोड़ी जानकारी लेते। क्या तुम्हें पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अल्तमश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी आदि सुल्तानों ने भारत पर शासन किया। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो बेटा है अल्तमश, फिर रजिया सुल्तान उसकी बेटी, बलबन, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी, ये लोग बाद में भारत के सुल्तान बने। अब इनके बारे में अधिक जानकारी आगे है, आगे के जो पार्ट है उसमें इसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। तो सुल्तान शाही की शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से और ख़त्म हुआ इब्राहिम लोदी पर। मतलब पहले कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना, फिर अल्तमश सुल्तान बना, फिर रजिया पहली स्त्री सुल्तान बनी, उसके बाद किसी भी स्त्री को सुल्तान बनने नहीं दिया। फिर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक और आखिरी जो सुल्तान था दिल्ली का वो था इब्राहिम लोदी। तो उसके बारे में देखते हैं। तो इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे। फलता उसके अनगिनत शत्रु बने। उसका स्वभाव विचित्र था जिसके कारण इब्राहिम लोदी के अनेक शत्रु बने। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ सुल्तान शाही का अंत हुआ। तो जिस सुल्तान शाही की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई वो आकर इब्राहिम लोदी पर खत्म हुई, क्योंकि इब्राहिम लोदी का स्वभाव विचित्र था जिसकी वजह से उसके अनेक पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान, उसने लोदी ने काबुल जो देश है अफगानिस्तान में, काबुल जो प्रदेश है अफगानिस्तान में, इस अफगानिस्तान का जो शासक था बाबर, उसको कहा कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करे और उसको आमंत्रित किया। और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जो दौलत खान है उसने बाबर का साथ दिया और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और सुल्तान शाही का अंत हुआ। अब जो बाबर आया भारत में, बाबर आने के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई, यानी सुल्तान शाही समाप्त हुआ और मुगल सत्ता का आरंभ हुआ। तो इसके बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। धन्यवाद।